नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और आज के न्यूज के खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में बात होगी भर्ती घोटाले पर सियासी रार को लेकर। उत्तराखंड में इन दिनों सहकारिता बैंक में भर्ती घोटाले के मामले को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। इस मामले में सरकार जांच करवा रही है तो वहीं विपक्ष जीरो टॉलरेंस की सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। इस मामले में अब बड़ा एक्शन भी लिया गया, जिसमें सहकारिता विभाग की ओर से जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता उजागर होने और जांच शुरू होने के बाद पहली गाज 4 जिलों के जिला सहायक निबंधक और 4 महाप्रबंधकों पर गिरी है। चारों एआर और 3 महाप्रबंधकों का तबादला कर दिया गया है, जबकि डीसीबी देहरादून की महाप्रबंधक की सेवा विस्तार खत्म कर दिया गया। और जहां एक तरफ इस मामले में जांच जारी है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसके लिए विधानसभा की सर्वदलीय जांच कमेटी बनाने की मांग कर रहा है। और इस पर ही आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सहकारिता बैंक में भर्ती घोटाला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कथित तौर पर राज्य के 4 जिलों में सहकारी बैंक प्रबंधन के स्तर पर भर्ती में अनियमितता हुई है, जिसमें देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और ऊधम सिंह नगर में भर्ती घोटाले की शिकायत शासन को मिली। बता दें कि जिला सहकारिता बैंक में 423 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिनमें से कुछ पर अनियमितता की खबर प्रशासन को मिली, जिसके बाद देवभूमि का पारा हाई हो गया। हालांकि धामी सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने सख्त जांच के आदेश दिए हैं। गहनता से जांच की जा रही है और 4 बड़े अधिकारियों को हटा भी दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस ने सहकारी बैंक कर्मी घपले में सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए विधानसभा की सर्वदलीय जांच कमेटी बनाने की मांग की है और साथ ही विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को तत्काल पद से हटाने की पैरवी कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार इस भर्ती घोटाले के मुख्य सूत्रधारों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ ही कांग्रेस ने और भी कई सवाल खड़े किए हैं। अधिकारियों पर गाज गिराने से कुछ नहीं होगा। जिनकी नाक के नीचे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, क्या उनकी जवाबदेही तय नहीं होगी? 5 साल पिछली सरकार में भी विभागीय मंत्री धन सिंह रावत थे, विभागीय सचिव मीनाक्षी सुंदरम थे। नई सरकार गठित हुई, नई सरकार में भी ये सहकारिता विभाग दोनों के हिस्से गया, यानी कि धन सिंह रावत एक बार फिर विभागीय सचिव विभागीय मंत्री बने और मीनाक्षी सुंदरम विभागीय सचिव नियुक्त हुए। इसमें बड़ा पेच ये है कि जब आप जांच करवा रहे हैं, जांच समिति आपने गठित करी इस फर्जीवाड़े की, तो आपने मीनाक्षी सुंदरम को ही उसका अध्यक्ष बना दिया जांच समिति का। ये कैसे हो सकता है कि जिसकी खुद की भूमिका संदेहास्पद हो, जो खुद आरोपों के घेरे में हो, वो स्वयं की जांच कैसे कर सकता है? इसलिए बार बार मांग उठ रही है कि केवल अधिकारियों और कर्मचारियों पे गाज गिराने से कुछ नहीं होगा। जवाबदेही और जिम्मेदारी, इनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए और कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी से जांच होनी चाहिए, न्यूट्रल एजेंसी से जांच होनी चाहिए, एसआईटी की गठित होना चाहिए। कोऑपरेटिव सेक्टर एक स्वायत्त सेक्टर है और पहली बार है, पहले बोर्डों का अधिकार था नियुक्ति करने का। पहली बार मैंने पारदर्शी नियुक्ति करने के लिए हाई स्कूल के इतने नंबर होंगे, इंटर के इतने होंगे, फर्स्ट क्लास के इतने होंगे, जो लड़का खेलता है उसके इतने होंगे, जो दौड़ वाला इतने होंगे, ये रखा था। लेकिन 2 जिलों में शिकायत आई और तुरंत मुख्यमंत्री जी हमने उस पर एक्शन किया है, जांच कमेटी बैठी है और 15 दिन में जांच वो देंगे और अगर कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में विपक्ष लगातार धामी सरकार को घेर रहा है, तो वहीं धामी सरकार पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। कथित तौर पर हुए भर्ती घोटाले में मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर जांच कमेटी गठित कर दी गई है। इस कमेटी को जांच के लिए 15 दिन का समय दिया गया है और सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने सरकार गठन के दूसरे दिन ही पारदर्शी सरकार के स्पष्ट संदेश के साथ काम शुरू किया है, जिसके बाद लगातार जिन भी विभागों में होने जा रहे हैं वहां या तो विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है या फिर अनियमितताओं की जांच की जा रही है। लेकिन विपक्ष जांच पर संतुष्ट नहीं है और सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कहां है जीरो टॉलरेंस की भाजपा सरकार। अब देखना ही होगा कि आखिर धामी सरकार कब तक इस मामले के दोषियों को दबोच पाएगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट।
तो देवभूमि में भर्ती घोटाले को लेकर लगातार यहां पर सियासत जो है वो गर्माती जा रही है, क्योंकि सहकारिता बैंक में जिस तरह से यहां पर घोटाले की बात सामने आई, उसके बाद से लगातार जीरो टॉलरेंस की सरकार और जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 4 अधिकारियों पर गाज गिरी है और आज इसी पर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ में कई मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। देवभूमि में सियासी रार छिड़ी हुई है, क्योंकि घोटाला जब से सामने आया है उसके बाद से लगातार कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जो वार है वो छिड़ा हुआ है धामी सरकार का। हालांकि बड़ा एक्शन जो है वो भी इसी बीच सामने आ चुका है। कई मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र कुमार हैं, राजेंद्र चौधरी जी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, और आम आदमी पार्टी से संगीता शर्मा प्रवक्ता है हमारे साथ में आज होंगी। वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं पीसी थपलियाल जी, और भगीरथ शर्मा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा की शुरुआत हम भाजपा प्रवक्ता रविंद्र जी के साथ ही करेंगे। रविंद्र जी, जीरो टॉलरेंस यही है क्या? हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस यही है कि जैसी इसमें अनियमितता की बात सामने आई, तुरंत एक्शन में आते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर एक त्वरित कार्रवाई करते हुए और विभागीय मंत्री ने जिस प्रकार से इसका एक्शन लिया है कि 3 महाप्रबंधक और रजिस्ट्रारों को जो है तबादले किए उनके, और तुरंत विभागीय जांच की घोषणा करी है। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार में ही संभव है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है कि इस प्रकार के घोटाले में अनियमितताएं जिस प्रकार से बरती गई भर्ती में नंबरों को लेके, जैसा कि माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि इसको किस तरीके से पारदर्शिता करने के लिए गेम्स के, मार्क्स के और हेल्थ से जुड़े जो इनके अलग अलग मार्क्स को डिफाइन करते हुए इनकी भर्ती के लिए नंबर ऐड किए थे, उसमें किस प्रकार से इन्होंने 3 जिलों में, जैसे अभी तक ये समाचार के माध्यम से मैंने ये पढ़ा तो सुबह तो पता लगा कि 3 जगहों पे ऐसा है कि जहां पे अनियमितता अभी तक सामने आई है। ठीक है, तो इसको तुरंत एक्शन लेते हुए सरकार ने इस पे जो है तुरंत कार्रवाई करी है, और जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विभागीय जांच हो रही है, और इसके बाद विजिलेंस जांच की भी बात सामने आई है। ठीक है, यानी आपकी ओर से जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट की गई है। कांग्रेसी नेता राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में। राजेंद्र जी, आप बताइए, अभी आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं गरिमा मेहरा दसौनी जी, उनकी बाइट हम अपने दर्शकों को सुना रहे हैं, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आरोपों में जिसकी भूमिका खुद संदिग्ध बताई जा रही है, जांच भी जो है वो उन्हीं को जांच कमेटी में कहीं ना कहीं जगह दे दी गई। तो ऐसे में आखिर जांच कैसे अच्छे तौर पर हो पाएगी, क्या कहना है आपका? नहीं, जो ऐसा है, हाँ, और जैसा भाजपा का अभी तक रीति नीति रही है, इनके यहाँ कोई भाजपा का व्यक्ति दोषी तो हो ही नहीं सकता, कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, कौन ईमानदार है, उसका सर्टिफिकेट जारी करने की एजेंसी तो ये खुद है, और जनता ने इन्हें जनादेश भी दिया है। जब इस तरह के घोटाले, भ्रष्टाचार चल रहे थे, तो ये मासूम जनता जो है धर्म और जाति और पता नहीं किस किस चीजों के आधार पर इन्हें सत्ता में लाए। अब तो सवाल ये है कि जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि इसकी विजिलेंस जांच होगी, विजिलेंस जांच को कमांड कौन करेगा? क्या वो निष्पक्ष जांच होगी? क्या अधिकारियों कोई भी अधिकारी, मीनाक्षी सुंदरम हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट भी रहे रुड़की, हमारे डीएम भी रहे, क्या वो बिना मंत्री के इशारे के वो कर सकते थे? और भाजपा में तो भ्रष्टाचार नीचे से नहीं है, भाजपा में भ्रष्टाचार ऊपर से है, लिस्ट ऊपर से आएगी। और ये जो नंबरों का खेल है, इसमें 1-2 सर्टिफिकेट ऐसे हैं कि जिसे ये चाहेंगे वो सर्टिफिकेट उसे ही जारी होगा। वो सर्टिफिकेट एक का तो नाम मैं भी जानता हूँ, वो सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो आप ये बताइए कि इसमें निष्पक्ष जांच के लिए क्या मंत्री जी इस्तीफा देंगे? क्या सचिव साहब को हटाया जाएगा? नहीं, ये तो खैर जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन यही सवाल है कि देखिए जांच अगर सही तरह से हो सके तो कम से कम ऐसे लोगों को। रविंद्र जी ने स्वयं स्वीकार किया कि 3 जगह तो अनियमितताएं पाई गई हैं।
तो क्या विभागीय मंत्री अपना विभाग छोड़ रहे हैं? क्या सचिव जो हैं, हालांकि मैं नहीं मानता कि मीनाक्षी सुंदरम साहब जो हैं, चूंकि एक बहुत अच्छा काम करने वाले अधिकारी रहे हैं वो, हाँ, मैं नहीं मानता कि वो आर्थिक भ्रष्टाचारी होंगे। राजनीतिक रूप से प्रेशर डाल के हो सकता है कि उनसे कोई काम कराया गया हो या किया गया हो, और योग्य और विद्वान अधिकारी हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी तो भाजपा के संरक्षण में है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है एआर की, वो राजनीतिक पोस्टिंग होती है, अपने चहेते लोगों को बैठाया जाता है, और सचिव के पास एक भी अनेकों विभाग हैं, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 विभाग होते हैं। तो इसके लिए जो है मंत्री जी खुद आगे आए, और जब तक ये जांच में उन्हें क्लीन चिट ना मिले, वो मेरा एक पर्सनल उन्हें एक एडवाइस है, वो अच्छे आदमी है, उनका भविष्य भी है, कि वो खुद ही ये विभाग छोड़ दें। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि इस्तीफा जो है वो मंत्री जी की ओर से दिया जाए। यूकेडी से थपलियाल साहब भी हैं। थपलियाल साहब, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले आज स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, अनियमितताएं पाई गई हैं, हालांकि जांच हो रही है, लेकिन सवाल यही कि अगर जांच जो कर रहे हैं वो ही सही से नहीं करेंगे तो फिर जांच बिठाने का, ये सब करने का मतलब क्या, मायने क्या है इसके? देखो, इस राज्य की आंदोलन के पीछे कहीं न कहीं जो रोजगार था युवाओं के लिए वो था, और जब से ये राज्य बना है, शुरू से अगर जब आप शुरू से इस राज्य के निर्माण के बारे में इन्वेस्टिगेशन करोगे तो यहाँ के युवाओं को कभी भी न्याय संगत भर्ती नहीं मिली है, चाहे कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज, चाहे वो जितने भी विधानसभा अध्यक्ष बने उनके सामने हमने नंगा नाच देखा, उन्होंने धड़ाधड़ अपने भाई भतीजे माल करके भर्ती किए सारे, चाहे कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष बना रहा हो, चाहे भाजपा का हो। इसके बाद आप पटवारी घोटाला देखिए, पुलिस घोटाला देखिए, घोटाले पे घोटाला। लेकिन जो आज हुआ है, जो ये सहकारिता बैंक में, ये पूरा दंगा, मतलब इनको अब डर नहीं है। वैसे भी जो ये लोग हैं, इनको किस चीज का भय? जनता इनके साथ है, ये कुछ भी करें, ये इनके शब्द जो है पारदर्शी और जीरो टॉलरेंस। और अभी प्रवक्ता भाजपा ने थैंक गॉड प्रधानमंत्री से शुरू नहीं किया, मुख्यमंत्री से शुरू किया, मुख्यमंत्री और फिर फाइन मंत्री। बाबा, क्या सब भ्रष्टाचारी, नंबर 1 भ्रष्टाचारी। ये जो सहकारिता विभाग है, इस विभाग में जो सीधा सीधा जो मंत्री है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जिस तरह से नंगा नाच, भय, भीन, कोई डर ही नहीं था, जिस तरह से इसका उजागर हुआ, उसको देखते ही देखते ऐसा बना कि हे भगवान, और हम इनसे जांच की वो अपेक्षा करेंगे। जिस महिला को, यानी वंदना श्रीवास्तव को, जो ये बोल रहे हैं कि हम इनका एक्सटेंशन खत्म कर रहे हैं, उसका कार्यकाल तो सितंबर 2021 में खत्म हो चुका है, और बाकियों की अदला बदली कर रहे हैं, तो सजा कहाँ है भाई तुम्हारी? इसका मतलब इसमें साफ साफ नजर आता है, इसमें सीधा सीधा ऊपर के लोग रिस्पॉन्सिबल है, और वो बना रहे बातें बनाकर इस भोली भाली जनता को, उत्तराखंड की जनता भोली भाली है, हिंदुत्ववादी है, और इसलिए इस जनता को बेवकूफ बनाने में कोई चूक नहीं कर रहे, और बद्रीनाथ इनको माफ नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ, इस तरह जिस तरह से ये लोग हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, धोखा, इस तरह ये जो सहकारिता भर्ती कांड हुआ है, ये पूरी तौर से मंत्री का खेल है, मंत्री जी का। ठीक है, वहां से ठीक है, यानी राजेंद्र जी की तरह थपलियाल साहब, आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर विभागों के मंत्री सतर्क हो जाएंगे तो जो निचले स्तर के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, ये इस तरह के घोटालों अपने आप नहीं कर सकते। कम से कम संगीता जी हमारे साथ में बनी हुई आम आदमी पार्टी की ओर से। संगीता जी, आप बताइए, जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, लेकिन इस तरह के घोटाले, पहले तो भर्ती नहीं आती, और भर्ती आती है तो घोटालों में लिप्त हो जाती है, कैसे आखिर विकास होगा? ये तो डबल इंजन की बातें करते हैं, यहाँ तो एक इंजन से भी गाड़ी नहीं चल पा रही है। देखिए, उत्तराखंड की जो बेरोजगार जनता है, यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं, उनके साथ लगातार भद्दा मजाक हम देखने को मिल रहा है हमें। हम 2002 और 2003 की भी बात करें तो जो इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला हुआ था, उसका 11 साल बाद जांच के परिणाम आए, तब उसमें जो अधिकारी थे उनको सजा हुई। और आज हम फिर देख रहे हैं लगातार, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, 21 वर्ष
का जो एक लंबा समय बीत गया, तो कहीं ना कहीं हम लगातार देख रहे हैं कि युवाओं के साथ लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं। नेता हो चाहे अफसर, सेटिंग गैटिंग से सीधे अपने बच्चों को नौकरी दे देते हैं। अभी हम सहकारिता विभाग में ही बात करें तो यहाँ जो जिला सहकारी बैंक के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने बेटे को नौकरी दिलवा दी। दूसरी चीज, जो एक राज्य सहकारी संघ के बहुत मजबूत नेता हैं, उन्होंने अपने भतीजे को नौकरी दिला दी। एक जिला सहकारी बैंक के जीएम हैं, उन्होंने अपने बेटे को पिथौरागढ़ में नौकरी दिला दी। तो इस तरह से नौकरियां दी गई हैं। तो जिनका कोई भी नहीं है, जिनके लोग नहीं है, क्या वो बच्चे नौकरी नहीं पाएंगे? क्या वो युवा बेरोजगार भटकते रहेंगे? पहले तो आप नौकरी मत निकालिए, और जब नौकरी निकालिए तो आप पीछे से बैकडोर से अपने बच्चों को नौकरी दे दीजिए। तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग केवल आपको क्या एक वोट देने का काम कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर ये किसके कहने पर हो रहा है? पहले भी आप ही की सरकार थी, आपकी नाक के नीचे इस तरह की भर्तियां हो जाती हैं और आप देखते नहीं है। और वही विभाग जो माननीय धन सिंह रावत जी के पास था, दोबारा उन्हें वही विभाग दे दिया जाता है। तो हम किस तरह से ये अपेक्षा करें कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी? और आपने जांच जिनको दी है वो कौन है? उसी विभाग के लोग हैं। तो क्या ऐसे में एक निष्पक्ष जांच हो पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और कहीं ना कहीं इसके लिए एसआईटी आप क्यों नहीं बिठाते? एसआईटी जांच कराइए और जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उन्हें यूं ही छोड़ दीजिए, उनको जल्द से जल्द सजा हो, जिससे कि यहाँ के बेरोजगार जो युवा हैं उनके साथ कहीं ना कहीं न्याय हो सके। बिल्कुल, यानी आप भी चाहते हैं कि जो युवा हैं उनके साथ न्याय हो, साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर गलत कर रहे हैं उनको भी सजा मिले। वरिष्ठ पत्रकार हैं भगीरथ शर्मा जी हमारे साथ में लगातार बने। भगीरथ जी, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। भगीरथ जी, आपने सभी को सुनाया, पर पार्टियों के प्रवक्ता लगातार यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो सच है वो सामने आए। लेकिन आपको क्या लगता है कि भले ही बीजेपी ने अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी है सरकार ने, लेकिन क्या यहाँ पर जो काम किया गया है, जो जांच कमेटी बनाई गई है, कि वाकई में जांच कर पाएगी? क्योंकि घोटाले किस तरह से बढ़ते चले जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जांच तो लिपापोती के लिए भी हो जाती है। बिल्कुल, वही मेरा कहना था। नहीं जाऊंगा। पटवारी भर्ती से जो घोटाला शुरू हुआ था और वो कई चरणों में आगे बढ़ा और अब ये ताजा ये है, तो अतीत के जो घोटाले थे भर्तियों के, उस पर मैं न जा करके, देखिए, संविधान में एक व्यवस्था दी है कि अवसरों की समानता का अधिकार। अगर कहीं एक पद भी है तो देश और प्रदेश का नागरिक उस अवसर को, नौकरी के उस अवसर को पाने का अधिकारी है। एक बार इसीलिए उसको पद को विज्ञापित किया जाता है, ताकि जो भी अर्हता पूरी करते हैं वो उस पद के लिए आवेदन कर सके और अपने परफॉर्मेंस के आधार पर उसका निष्पक्ष और पारदर्शिता से उसका चयन हो सके। यहाँ पर ये लग रहा है, देखिए, अभी थपलियाल जी भी कह रहे थे कि जो जनरल मैनेजर थी उनका सितंबर 2001 में कार्यकाल खत्म हो गया था। बड़ा गौर करने का विषय है कि उनका 6 माह पहले ही उनको 1 साल का 6 माह का सेवा विस्तार दे दिया गया। इंटेंशन यहाँ से गड़बड़ महसूस होती है। मैं आपको बता दूं, कोई भी सरकारी अधिकारी या ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर जो होते हैं, उनके जब अधिवर्षता आयु पूरी होती है, रिटायरमेंट की तिथि से 6 माह पहले उनसे नीतिगत जो अधिकार होते हैं और जो वित्तीय अधिकार होते हैं उनसे विड्रॉ कर लिए जाते हैं, ताकि वो सेवानिवृत्ति के समय कोई ऐसी अनियमितताओं को अंजाम न दे सके। अब यहाँ पर आश्चर्य का विषय है कि जो सेवानिवृत्ति की तिथि को पार कर गई, वो चयन प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बनी? एक बड़ा गंभीर विषय यह है। बिल्कुल। इस पर कोई गौर ही नहीं कर रहा है। जब आप किसी भी अधिकारी, इवन जो भी उच्च स्तरीय, जो मैंने अभी कहा, डीडीओ जो होते हैं, ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर, उनको भी 6 महीने पहले उनके अधिकारों का विड्रॉल कर देते हैं। तो इनका एक्सटेंशन किया जाना, फिर उनको चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना। मैडम, एक चीज मैं और बता दूं कि जो भी चयन समितियां बनती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें एक रिजर्व कैटेगरी का एक अधिकारी जरूर होता है। अभी तो मुझे तो यहाँ भी गड़बड़ लग रही है। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जितने भी 12-13 जिलों में जो समितियां चयन समिति के लिए बनी, क्या उनमें न्यूनतम एक सदस्य आरक्षित वर्ग का था कि नहीं था? ये बड़ा विषय है। दूसरा, मंत्री जी कह रहे थे कि बोर्ड नियुक्तियां करता था
और बोर्ड में कौन लोग होते हैं? वो कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल के लोग होते हैं या किसी संगठन से जुड़े लोग होते हैं। वो सरकारी मतलब ऑटोनोमस बॉडी जरूर है कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन उसका नियंत्रण सरकार का होता है। लेकिन जो बोर्ड होता है, बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो तो सब गैर सरकारी या उस अर्ध सरकारी संस्थान के नियमित अधिकारी या कार्मिक नहीं होते। तो उनको चेयरमैन बना देना चयन समिति का, बिल्कुल ये सारी बातें कहीं ना कहीं भगीरथ जी, यही सारी बातें हैं जो आज इतने सारे सवाल खड़े कर रही हैं। जी बिल्कुल तो इसलिए ये तो जांच तो ये वहां से होनी चाहिए कि क्यों ये समितियों का जो गठन हुआ है, पहली जांच तो ये होनी चाहिए बिल्कुल कि समितियां तो नियमों के जो रूल है, सर्विस रूल के अनुरूप बनी कि नहीं बनी। और बिल्कुल, क्योंकि फिर तभी तो घोटाले होते हैं ना कि जब अपना ही व्यक्ति है तो फिर कुछ डरने की बात ही नहीं है, फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ये रेवड़ी बांटने का सा है और ये पहले से ही चलता रहा है, ये नई बात भी नहीं है। बिल्कुल, यानी जीरो टॉलरेंस जैसा यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। ठीक है, आगे आप से इस पर राय जानेंगे और अपनी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आज लगातार हम घोटाले को लेकर बात करें, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लगातार घोटालों को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकारों में आकर इस तरह के काम कैसे सामने आ जाते हैं। रविंद्र जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज लगातार बने हुए। रविंद्र जी, अभी आपने सुना सभी पार्टियों को आपकी जो समिति है इन पर ही विश्वास नहीं है, कैसे फिर जीरो टॉलरेंस की बड़ी बड़ी बातें करती जाती हैं? रविंद्र जी, मेरे से पूछा आपने? जी रविंद्र जी, आपकी जो समितियां बनाई जाती हैं, चाहे वो जांच के लिए हो या फिर जो भर्ती के लिए हो, इन सब पर किसी को भी विश्वास नहीं है। तो कैसे आखिर विकास की जो बड़ी बड़ी बातें पार्टी करती है वो कैसे ठीक तरीके से हो पाएगा? क्योंकि एक तरफ पहले भर्ती नहीं निकलती, युवा उससे परेशान, बेरोजगारी से निकल भी आती है, तो लोगों का कहना है कि आप अपने मन के कैंडिडेट्स की भर्ती करवा देते हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी सुना होगा, अभी आपने सुना होगा रविंद्र जी, अभी आपने सुना होगा संगीता जी की ओर से बात कही गई है। आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ गरिमा जी कि जांच तो किसी भी सूरत में आप निश्चित समझे कि इसकी पूरी जड़ तक होगी, लेकिन इन्हें सेटिस्फाई कोई नहीं कर सकता। ये सबूत गैंग है, इन्होंने तो बड़े बड़े सबूत मांगे हैं, बड़ी बड़ी जांचों पे उंगली उठाई है। मेरे कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता कह रहे थे कि इनकी जांच करेगा कौन, ये इसकी जांच का कैसे पता लगेगा। तो ये तो इन्हें सेटिस्फाई करना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये निश्चित रूप से रहे कि जांच बिल्कुल 100% उचित रास्ते पे जाएगी और जो दोषी होंगे उन्हें चाहे वो कितने भी बड़े कद का हो, पद का हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हमारी बहन संगीता शर्मा जी ने एक कहा कि उनके बेटे को कर दिया, महाप्रबंधक का बेटा भर्ती हो गया, उसका बेटा भर्ती हो गया।
तो ये मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक किसी भी तरीके की कहीं से ऐसी पता लगी है किसी अधिकारी ने अपने बेटे को करा लिया हो, क्योंकि जांच से पहले ये जो आम आदमी पार्टी का एक अपना तरीका होता है ना, ये अपनी बात को अपनी जांच स्वयं कर लेते हैं। अभी तो जांच शुरू हुई है, अभी तो इसमें विभागीय जांच हो रही है, इस विभागीय जांच के बाद विजिलेंस जांच होगी, आप निश्चित रूप से रहें। लेकिन ये इस तरीके के भ्रम, लेकिन रविंद्र जी नहीं, भ्रम झूठ ठीक है, वो राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता है, इसलिए आपके पास ये बिल्कुल रटी पड़ी बातें कि आप ये बड़ी बातें कह सकते हैं। लेकिन अभी सुना आपने, थपलियाल साहब ने भी यही कहा कि इसमें मंत्री, जो विभागों के मंत्री हैं, सबसे पहले इनकी जवाबदेही तय करनी होगी ना। नहीं, जवाबदेही हमारी है, हमारी सरकार है, हमारी जवाबदेही है। तो कैसे सरकार भी आपकी, मंत्री भी आपके, जांच कमेटी भी आपकी, तो सच्चाई कैसे सामने आएगी? नहीं देखिए, इसीलिए तो ये सब सवाल खड़े कर रहे हैं ना। अभी देखिए, यूकेडी के हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि बस अभी दे दो सजा, तुरंत अभी कर दो फांसी, अभी डाल दो जेल में। अरे कोई चीज जाकर होती है, लोकतंत्र में है, आप प्रजातंत्र में है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। अगर उठा के किसी को जेल में डाल दिया, कल आप ही उंगली उठाते फिरोगे, आ गए देखो मोदी तो हो गया डिक्टेटर, यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है। राजेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। शर्मा जी, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन निश्चित रूप से आप ये रहे, जब भी इसमें जांच का जो अपना तरीका बना है, ये निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और बहुत जल्द पहुंचेगा। इसमें ये मत सोचना कि हिला हवाले होगी, लटकन होगा। अटकाना, लटकाना, भटकाना, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, ठीक है, की सरकार ठीक है, ठीक है। रविंद्र जी कुछ, राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। राजेंद्र जी, मैं भाजपा के अपने साथी से कहना चाह रहा हूँ कि आपने कहा इन्हें संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस के लिए कहा आपने विपक्ष के लिए कहा, या उन लाखों बच्चों के लिए कहा जो इन नौकरियों की लाइन में लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी संतुष्टि से काम नहीं चलेगा। संतुष्ट उन बच्चों को होना है जिनके साथ अन्याय हुआ है, रविंद्र जी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो बच्चा मतदाता भी है, सहकारिता में उसका प्रथम अधिकार भी है, क्योंकि ये राज्य सरकार का उपक्रम है, एक इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी है। तीसरी चीज मैं कहूँगा कि जिन लोगों के खिलाफ, जैसे अभी हमारे वरिष्ठ साथी हैं उत्तराखंड के, बहुत थपलियाल जी, हमारे बीच में पत्रकार महोदय हैं शर्मा जी, इन्होंने भी कहा कि मंत्री जी पहले भी मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं, आज जांच हो रही है। जब मंत्री उसी पद पर रहेंगे तो वो क्या जांच को प्रभावित नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जांच ऐसे में प्रभावित जरूर होती है। आपके पास राजेंद्र जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, आपके पास वापस लौटूंगी, आपकी पूरी बात सुनूंगी और इस पर हम विस्तार से चर्चा। बड़ी खबर सामने आ रही है बाराबंकी से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास 5 जिंदा बम मिले हैं। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, करते समय एक बम में हुआ जोरदार विस्फोट। ये बड़ी खबर सामने आ रही है बाराबंकी से, इस वक्त की बड़ी खबर। 5 बमों में 2 बमों को अब तक निष्क्रिय किया जा चुका है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है बाराबंकी के सफेदाबाद में 5 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास 5 जिंदा बम मिले। हालांकि बताया जा रहा है कि एक बम को डिफ्यूज करते समय जोरदार विस्फोट भी हुआ है और एटीएस ने अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 5 बम में से 2 बमों को अब तक निष्क्रिय किया जा चुका है, लेकिन एक बम को डिफ्यूज करते वक्त उसमें जोरदार विस्फोट हुआ। बम निरोधक दस्ता 2 बमों को डिफ्यूज करने में जुटा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर बाराबंकी से, सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास 5 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और टाइमर बम थे ये, सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास ही मिले हैं और लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। एटीएस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। 5 बमों में से 2 बमों को अब तक निष्क्रिय किया जा चुका है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता रजी सिद्दीकी बने हुए हैं। रजी, क्या कुछ फिलहाल जानकारी? बताया जा रहा है कि 5 जिंदा बम मिले। जी, आपको बता दें कि वो जो जैसा कि आपको जानकारी मिली 5 जिंदा बम की, तो वो बम उस तरह के नहीं थे, ये कुछ पटाखे टाइप में निकले हैं, लेकिन फिर भी जांच का विषय है।
और 5 को डिफ्यूज कर दिया गया है और उनको लाइव के लिए टेस्ट में के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक ये नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा जो जैसी वस्तु दिख रही है वो संदिग्ध है, उसको बगैर पुष्टि के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि ये बम है या क्या है। जी बिल्कुल, लेकिन रजी जानकारी तो ये भी सामने आ रही कि 2 को डिफ्यूज किया जा चुका है, 1 को डिफ्यूज करते वक्त वहां पर विस्फोट भी हुआ है जोरदार। तो क्या अब तक वहां पर मौके स्थल से फिलहाल क्या कुछ आपको अपडेट मिला, क्योंकि रेलवे स्टेशन के काफी करीब है, इसके चलते यहाँ पर और ज्यादा ये विषय सोचने का है। जी आपको बता दें कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जो घटना स्थल है यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब का मामला है। लेकिन जो आवाज आई डिफ्यूज करते वक्त वो एक पटाखे की आवाज थी, न कि जो जैसा बम होता है उसकी आवाज होती है। और इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं थी कि जैसा कि लोग बता रहे थे कि बम है। तो अभी कुछ अधिकारी जो है वो भी बम की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। इसकी जांच का विषय है, इसको कह रहे हैं कि जांच की जाएगी। हालांकि जो 5 मिले हैं जो दिख रहे हैं बम की तरह, लेकिन उनको भेजा जा रहा है लैब में, चेकिंग के बाद ही पूरी तौर से पता चला जाएगा। जी ठीक है, लेकिन बताया जा रहा है कि एटीएस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। केस को लेकर क्या कोई जानकारी आपके पास? बाराबंकी के कप्तान ने बताया कि पूरी छानबीन एटीएस के द्वारा की जाएगी, कि जो भी घटना स्थल पे जो भी संदिग्ध वस्तु मिली है इसकी जांच के आधार पे ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया रज़ी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बम निरोधक दस्ता 2 बमों को डिफ्यूज करने में जुटा हुआ है। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बाराबंकी से, जहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी जो स्क्रीन पर आपको हम दिखा दें, सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के नजदीक की यहाँ पर ये संदिग्ध वस्तु मिली। बताया जा रहा है कि ये टाइमर बम थे और 2 बमों को अब तक निष्क्रिय किया गया है और एटीएस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि आपको बता दें कि अब जो भी यहाँ पर संदिग्ध चीजें मिली हैं इनको लैब में लेकर जाकर इनका टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। बड़ी खबर जहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और 5 बमों में से बताया जा रहा है कि 2 बमों को अब तक निष्क्रिय किया गया है। बम निरोधक दस्ते ने 2 बमों को डिफ्यूज भी कर दिया है। बड़ी खबर बाराबंकी से सामने आ रही है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और लगातार आज हम विस्तार से बात कर रहे हैं घोटाले को लेकर, जहां पर कई मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। रविंद्र जी, कुछ कह रहे थे आप? देखिए, जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के नेतृत्व ने बोला कि विभागीय मंत्री को हटा के जांच होगी तो ये होगा, चलो एक बार मैं इनकी बात मान भी दूं। मैं कह रहा हूँ मान लो आपकी इनकी बात, ये कल को पता क्या कहेंगे? उनने कहा जी मुख्यमंत्री इनका है, मुख्यमंत्री हटा दो। फिर ये कहेंगे सरकार इनकी है, सरकार हटा दो। फिर ये कुछ दिन में कहेंगे जज इनके हैं, कोर्ट इनकी है, इन्हें हटा दो। फिर ये कहेंगे दिल्ली में मोदी सरकार इनकी है, मोदी सरकार हटा दो। तो देखिए ये इनका बहुत पुराना, आपने पिछले 7 सालों में ये इस तरीके के सबूत गैंग जितने भी हैं, और विश्वास ना करना, ये कोर्टों पे प्रश्न लगा चुके हैं, फौज पे प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं, ये देश की समस्त जितनी भी संस्थान है उन पे सब पे प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं। इनको विश्वास ही नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि इनकी जांच कौन सेटिस्फाई इन्हें कराएगा। और दूसरी बात, जहां तक हमारे मित्र ने कही कि आप हमें सेटिस्फाई करना चाहते हैं या बच्चों को, तो निश्चित रूप से रहे आप इस बात से आश्वस्त कि हम इस जांच से समस्त जनता आश्वस्त जरूर होगी। जो भी इसमें दोषी होंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी इसमें दोषी होंगे उन दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन रविंद्र जी, कैसे हो जाते हैं इस तरह के घोटाले? मतलब आप तो घोटालों को लेकर पहले दूसरों पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, और अभी इसके पहले भी आपकी सरकार थी। आपके पास अभी ये भी मौका नहीं है कि आप बता दें कि हमारी सरकार में नहीं, पहले वाली सरकार में हुआ है। पहले भी आप ही थे, अभी भी आप ही हैं। हो कैसे जाते हैं? आप तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 0 टॉलरेंस की बात करने वालों की सरकार में ऐसे कैसे हो जाता है?
देखिए, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसे घोटाले कैसे हो जाते हैं, लेकिन आप इस चीज को समझे कि इन घोटालों का होने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाइयां कैसे होती हैं। इतने बड़े मामले, भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 वर्ष होने के बाद 6ठे वर्ष में हम प्रवेश करे हैं, लगातार दूसरी बात है, किसी भी प्रकार का आज तक का कोई भी रिकॉर्ड हो, विपक्ष हमारे पे कोई भी इल्जाम लगाए, ये सुनते नहीं, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर ना तो ये आज तक हमारे पे कोई ब्लेम लगा पाए, ना ही हमारे ऊपर कहीं सिद्ध कर पाए। तो ये ऐसा नहीं है, कहीं अनियमितताएं होती हैं कुछ जगहों में, कुछ संस्थानों में, कुछ लोगों के अपने निजी स्वार्थ के कारण, तो ऐसे समय समय पे जब आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल निश्चित रूप से रहेगी, ये होगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी में बहुत जबरदस्त तरीके से इसके ऊपर फोकस है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार। ठीक है, राजेंद्र जी कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, आप कह रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं है, तो आखिर ऐसे में तो असमंजस की स्थिति बनी रहेगी ना। सवाल ये है कि असल में तो जनता सबसे ज्यादा परेशान होगी। गरिमा, हम तो जनता के जनादेश को स्वीकार करके अपने घर बैठे हैं। बिल्कुल। ये सरकार ईमानदार थी, भ्रष्टाचारी थी, नहीं थी, अब इन सब बातों का समय जो है समाप्त हो गया, क्योंकि इलेक्शन हम हार गए, जनता ने इनके पक्ष में मतदान किया। हाँ, ठीक है। मेरा सवाल यह है, हाँ, अगर आप किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी को इसमें दोषी नहीं मानेंगे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है इससे प्रभावित होगी। अगर आप, जैसा अभी भैया हमारे कह रहे थे कि साहब ये मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, प्रधानमंत्री का मांग लेंगे, देखो ये हल्की बात आप कर सकते हैं, ये मैं नहीं कर सकता। अगर ये कोई मिनिस्टर और वही सहकारिता मंत्री उसने नियमों में शिथिलीकरण करके ऑटोनोमस बोर्ड से भर्ती प्रक्रिया को अपने हाथ में लिया है, देन ही विल हैव टू रिजाइन, उन्हें इस्तीफा देना होगा। और अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं स्वेच्छा से विभाग छोड़ देता, पहली बात। दूसरी बात यह है, रविंद्र कुमार जी, मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार में या आसपास कोई चतुर्थ श्रेणी के लिए भर्ती करने वाला प्रार्थी है, इसलिए आपको इस पीड़ा का अंदाजा नहीं है कि 25,000 की नौकरी करने के लिए बच्चा कैसे तड़पता है, ये आपको पता नहीं है। नहीं, ये तो हम देख रहे हैं, ये हम देख पा रहे हैं राजेंद्र जी की कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो है वो लोगों को बहुत परेशान कर रही है। इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जांच तो आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं, लेकिन ये जो आपका जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त की बात है, आप ये प्लीज कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार कितना है इसकी जानकारी कम से कम मुझे है। मैं कमरे में बैठ के राजनीति नहीं करता हूँ जी, लेकिन मुझे मालूम है। आप बताइए कौन से विभाग में क्या है सिस्टम। ठीक है, यानी आपको लगता है कमियां हैं। राजेंद्र जी, तीसरे आदमी के नाम से जीत के नहीं गया कभी। हालांकि मैं दुर्भाग्य से मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन मुझे मालूम है कि भ्रष्टाचार कहाँ है कहाँ नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये बात सच है। देखिए, भ्रष्टाचार है सरकार में एक आध लोग जो भी ईमानदार हैं, वो कौन है? ठीक है, ठीक है, यानी आप अंदर की आज परतें खोलने के लिए बिल्कुल तैयार होकर आए हैं। आम आदमी पार्टी से संगीता जी, उनको भी जोड़ लेते हैं चर्चा में। काफी देर से इंतजार करी। संगीता जी, आप सुन रहे हैं यहाँ पर राजेंद्र जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आखिर चर्चा जो जांच होगी वो जांच तो यही करवाएंगे, सत्तारूढ़ पार्टी कराएगी, कैसे स्पष्टता आ पाएगी। तो देखिए, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक ये भी बात है कि भाई जांच अगर हो रही है तो एक बार विश्वास तो दिखाना पड़ेगा कि हाँ जांच हो रही है। कैसे आखिर जो विपक्षी हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो आम जनता है, जिसको भुगतना पड़ रहा है, जिस पर सीधा असर पड़ रहा है, वो कैसे संतुष्ट हो पाएगी? आप बताइए, आपको क्या लगता है किस तरह से इनको जांच करनी चाहिए? देखिए, रविंदर भाई जो अभी कह रहे थे कि मैंने कहा कि इनको नौकरी मिली है, तो रविंदर भाई डाटा इकट्ठा करके बैठा कीजिए तो और जानकारी रखा कीजिए, तभी आप बोल पाएंगे। मैं जो बोल रही हूँ वो गलत नहीं बोल रही हूँ। आप जांच आने के बाद ये लिस्ट देख लीजिएगा, जब आपकी जांच हो जाएगी अगर ये गलत होगा। ये बोल रहे हैं आप सुनने का थोड़ा, मैं आपके बारे में बीच में नहीं बोलूंगी, अब आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। आपको वक्त नहीं, आप पहले मुझे सुन
लीजिए, आप पहले सुन लीजिए। ठीक है संगीता जी, अपनी बात पूरी करिए। वो नहीं बोल रहे हैं। जो भाजपा इस तरह से भद्दा मजाक करती है बार बार बेरोजगारों के साथ, आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सच्ची पार्टी है। हमारी पार्टी में तो कुछ ऐसा वैसा होता ही नहीं है। भ्रष्टाचार से तो कोटे जो है और ये शब्द जो है ये अच्छे नहीं लगते पहली बात तो। और जो आप बात कर रहे हैं, अगर पिछली बातों को उठा करके देखा जाए तो वक्त भी शायद कम पड़ जाएगा। जब आचार संहिता लगी हुई थी तब भी बैक डेट से ट्रांसफर हो रहे थे, जो ट्रांसफर नियम है उनकी धज्जियां उड़ा करके। तो आपके मुंह से इस तरह की बातें करना शोभायमान नहीं लगता है। दूसरी बात रही जांच की, तो सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा जब वही लोग हैं जांच करने वाले और वही लोग दोषी हैं, तो कैसे विश्वास होगा। आप लगातार बेरोजगारों को ठगने का काम कर रहे हैं। आप उत्तराखंड की स्थिति देखिए, पहले 5 साल भी आपको दिए जनता ने और दोबारा भी आपको मैंडेट दिया है। तो इस तरह का छलावा आप उनके साथ बैठ करके मत कीजिए। जनता जो आपको बार बार बहुमत दे रही है, उत्तराखंड के 21 साल में बेरोजगार की जो हालत है, जो बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, उसके लिए आप दोषी हैं, उसको मानिए। और जो आपकी नाक के नीचे ऐसा हो जाता है, बाद में आप कहते हैं जांच बिठा देंगे। भाई जो युवा बेरोजगार है उनका कितना समय बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल संगीता जी, बिल्कुल नहीं। और महंगाई पर दूसरी ओर के लोग जाएगी छोड़ लेते, तो उसके बाद आएंगे थपलियाल साहब के बाद। भगीरथ जी, आप सुन रहे हैं, यहाँ पर लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। कह रहे हैं सैया भैया कोतवाल तो अब डर काहे का। यानी अगर सत्तारूढ़ पार्टी ही जांच करवाएगी तो अपने मन के जांच अधिकारी होंगे, कैसे विश्वास हो। हम भी चाहते हैं कि आप वो बताएं जिससे जनता को विश्वास हो कि हाँ वाकई में उनके किया जा रहा है। देखिए, मैं तो इस पचड़े में पड़ूंगा नहीं कांग्रेस के क्या कह रहे हैं बीजेपी आप, बिल्कुल। लेकिन जांच जब कोई शिकायत उठी है, कोई बात उठी है तो जांच तो होगी और जांच सिस्टम के लोग ही करते हैं। अब ये अलग बात है, विभागीय अधिकारी अभी कर रहे हैं, फिर दूसरा अभी जैसे विजिलेंस जांच की बात हो रही है। मैं तो इस जो भर्ती प्रक्रिया को जो शुरुआती जो बनाया गया, इसके लिए जो तंत्र विकसित किया गया, उसको लेकर के बात करना चाह रहा था। जब उत्तराखंड में चयन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए विभिन्न विभागों की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, प्राविधिक शिक्षा परिषद भी नियुक्तियां कराता रहा है ग्रुप 3 ग्रुप 4 के लिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, ये चतुर्थ श्रेणी का पद है तो ये लोक सेवा आयोग के दायरे में नहीं आता है, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। तो जो ऑटोनोमस के नाम पर पहला तो गड़बड़ यहाँ होती है कि ऑटोनोमस संस्थाएं, चाहे वो ये कोऑपरेटिव संस्थान हो, निगम हो, अन्य निकाय हो, बोर्ड हो, इवन विश्वविद्यालय हो, विगत वर्षों में कोड नहीं करूंगा, ऑटोनोमस के नाम पर विश्वविद्यालयों में विगत वर्षों में कितने नियुक्तियों में कितना गड़बड़ झाला हुआ सबको पता है। तो ऑटोनोमस का मतलब, स्वायत्तता का मतलब ये स्वायत्तता नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, या अपने जो उसको चलाने वाले स्वायत्तशासी संस्थान के जो मुखिया हैं वो उसको लिमिटेड कंपनी नहीं होना चाहिए। सरकारी संस्थान है, सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। तो सवाल ये है कि विभागीय नियुक्तियों पर जब बार बार अंगुलियां उठ रही थी, तब ये जो स्वतंत्र जो संस्थान बनाए गए, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, प्राविधिक शिक्षा परिषद ने बहुत कई वर्षों तक नियुक्ति प्रक्रियाएं विभिन्न विभागों में चयन करके उनकी संस्तुतियां की। तो क्यों कर ये विभाग अपने पास ही इस नियुक्ति प्रक्रिया को रखा है? इसमें गड़बड़ तो यहाँ से है, तो सवाल तो उठेगा ही। बिल्कुल, जब आपके पास निकाय है भर्ती करने के लिए, तो आपने अधियाचन वहां क्यों नहीं भेजा? आप खुद ही भर्ती करने क्यों बैठ गए? ये सवाल है। ये केवल कोऑपरेटिव सेक्टर का मामला नहीं है, ये अन्य निकायों में भी ये काम हो रहे हैं, उसमें विश्वविद्यालय भी है। और पिछले 2-3 वर्षों में ये देखने में आया है कि विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही घोटाले गड़बड़ झाले के आरोप लगे और नियुक्ति प्रक्रियाएं स्थगित करनी पड़ी। तो ये जो है बड़ा गंभीर विषय है और सबक लेने का विषय है। मैं रविंद्र कुमार जी को बहुत अच्छे वक्ता है, अच्छा बोल रहे हैं। मैं कोई किसी का पक्ष, मैं थर्ड पार्टी हूँ, मीडिया का आदमी हूँ,
मैं अभी भी सलाह देता हूं कि सरकार ये जो स्वायत्त शासी निकायों के नाम पर उनके मुखिया जो संस्थान को अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ के चलाने लगे हैं, अपने हिसाब से भर्तियां कर रहे हैं, इस प्रवृत्ति को बंद कराइए। मुख्यमंत्री जी को ये फीडबैक दीजिए और जो निकाय बनाए गए हैं भर्ती के लिए उनका उपयोग करिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यही वजह है कि अगर ये सब भगीरथ जी आप जो कह रहे हैं, आज मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के निवारण के लिए ऐप भी जारी किया। बिल्कुल बिल्कुल, आज की बात है, बिल्कुल भगीरथ जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और इस पर हम रविंद्र जी से जवाब जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बड़ी अहम बातें आज भगीरथ जी ने यहाँ पर कही कि अगर खुद के पास ही सारी चीजें रहेंगी तभी तो आज यहाँ पर कोई विश्वास करने पर आपकी बात को नहीं तैयार हो रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा जब जनता भी आप पर विश्वास नहीं जताएगी। भले इस बार जनता ने आपको मैंडेट दिया तो उसके सम्मान के लिए उसके प्रति आपकी जवाबदेही थोड़ी सी तो बनती है। यूकेडी से थपलियाल साहब लगातार बने। थपलियाल साहब आपने सुना यहाँ पर भगीरथ जी बड़ी अहम बातें यहाँ पर बताई उन्होंने कि अगर सब कुछ इनके ही पास रहेगा तभी तो आज इस तरह की स्थिति बन रही है ना। एक्चुअल में सब कुछ इनके पास हो चुका है। नहीं तो लेकिन इसके लिए भी तो सोचना चाहिए ना। ये कहा कि इनको फांसी दो, ये दो, मैंने कभी नहीं बोला। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये कभी किसी को सजा देंगे, क्योंकि इतने 21-22 सालों में आज दिन तक कभी भी ये किसी भी जो जांच समिति का कभी पटाफेक्स नहीं हुआ है, खुलासा कभी नहीं हुआ है। यानी छोटी सी आप देखो कि निधि उनियाल वाला मैं कमेटी बिठाई, मुख्यमंत्री वो कमेटी बैठाना तो इनके लिए ऐसा हो गया कि जैसे बस इन्होंने प्रॉब्लम हल। दूसरी ओर ये जो फोड़ा फटा इनका सहकारिता वाला, इस फोड़े को फोड़ने वाला कोई सजग पहली नहीं था, कोई भाजपा का नेता नहीं था, बल्कि वही अंदर से जब वो संविदा कर्मी से भी 8 लाख रुपए मांगने लगे तो मैं सलूट करता हूँ संविदा कर्मी को जिसने खुलेआम बोल दिया कि फलाना आदमी मांग रहा है, तब इनकी पोल खुली। नहीं तो ये तो ढक्कन के अंदर काम हो चुका था। ये काम तो बाई चांस वो फोड़ा फूट गया, और इसलिए अब जो बात कर रहे हैं तो अब देखिए आप, इनको ये चिंता नहीं है इस जांच की। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के कॉल की भी जांच होगी। बताओ बेशरम, ये कांग्रेस के, इनके लिए कांग्रेस तो ऐसी हो गई है, एक ऐसी चादर हो गई कि उसके अंदर अपना काले मुंह को छुपा देते हैं लोग। बिल्कुल नहीं, ये बात तो सच है कि कभी भी कुछ होता है तो बस कहते थे कि 70 सालों में ये हुआ। पानी पी लो, बीपी बढ़ जाएगा, पानी पी लो। भाई बीपी तो बढ़ा दिया है तुम्हारी अलोकतांत्रिक सरकार ने, बढ़ा दिया है बीपी। जो सरकार एक गैंग, अरे बच्चों जैसी सरकार चला रहे हो इस राज्य में, इस जो देखिए अपने मंत्री को, मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, मैं आउट ऑफ स्टेट सिटी स्कैन का इनॉग्रेट कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ। अरे हमने छोटे बच्चे में कैसे कैसे इंजेक्शन हमारे को लगे, टीके लगे, कभी किसी ने नहीं बोला। ये लोग तो छींकते हैं तो ये बोलते हमने छींक दिया जी, जनता हमें देखे। ये इस राज्य में इनसे कभी भी कोई आशा नहीं की जा सकती। ये कभी भी अगर ये सच्चे हैं तो सर्वदलीय बैठक कमेटी बनाए और जांच करवाए। अगर ये सच्चे हैं, सबसे बड़ा चीज होती है सर्वदलीय जांच कमेटी गठित करिए। ये फैसिलिटी सबको डरा धमका के ये चुप करा सकते हैं, लेकिन सर्वदलीय बैठक की जो कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। बिल्कुल, यानी सर्वदलीय जांच कमेटी ही पूरी तरह से जांच जो है उस पर विश्वास कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां ये भी कर पाएंगी, और साथ ही साथ जनता को भी विश्वास होगा जिसकी सीधी नजर इन रोजगारों पर, इन नौकरियों पर बनी रहती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, सभी लोग बने रहेगा, कहीं मत जाइएगा। हमारी चर्चा की शुरुआत कुछ ही देर में करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और सियासी वार छिड़ा हुआ है। घोटालों को लेकर आज हम इसी पर विस्तार से बातचीत करें। रविंद्र जी हमारे साथ में लगातार बने हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। रविंद्र जी, अभी आप थपलियाल साहब को पानी पिला रहे थे, लेकिन असल में तो पानी आप जनता को पिला रहे हैं, क्योंकि जनता पानी पी पी कर अब आपको कोस भी रही है। उसने मैंडेट आपको दिया, क्योंकि चाहे घोटाले हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, ये सब पानी पी पी करके आप जनता को इसकी मार मार रहे हैं। तो नहीं लगता कि आपको इन सब पर रोक लगानी चाहिए? हाँ गरिमा जी, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज जो है ना, आप हमारे साथ काफी जो है हार्ड तरीके से अच्छा, मतलब आपसे सवाल कर दिया जाए तो आपको लगता है कि देखिए, खुले तौर पे, खुले मंच पे कह रहा हूँ मैं ये बात कि आप हार्ड तरीके से हमारे को इस समय वार कर रहे हैं। बेरोजगारी हो या ये भ्रष्टाचार, जिस तरीके अनियमितता वाली बात आ रही है, तो ये देखिए, ये चुनाव के समय से उठा हुआ एक मुद्दा है और ये 2014 से शुरू हुआ है बेरोजगारी का मसला। तो इससे पहले आप अगर आप समझोगे तो कहीं बेरोजगारी के पे कोई सवाल ही नहीं करते थे। आज चुनाव जब लड़ रहे थे तब भी बेरोजगारी थी। रविंद्र जी, अब आप कैसी फिर आप कहेंगे कि मैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल है क्या कि मैं भी जब आती हूँ ना, तो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की खबरें देखती हूँ जहां पर युवा परेशान है। मैं खुद भी देख रही हूँ कि महंगाई की जो मार है वो किस तरह जनता पर पड़ रही है, इसलिए मैं आपसे सवाल करती हूँ। बिल्कुल, आपको करना आपका हक है, लेकिन आप मेरी बात समझिए। आप बेरोजगारी को अगर आप एक नौकरी तक सीमित समझोगे तो ये सही नहीं होगा। आज बहुत सारे लोग जो है अपना काम कर रहे हैं बैंकों के माध्यम से, जो प्रधानमंत्री ने लोन के माध्यम से रोजगार जोड़ने का स्टूडेंट जोड़वाए, उनके आप उनको वो कांटेक्ट नहीं करते। कौशल विकास योजना के अंतर्गत जिन्हें काम दिलवाए, जिनको होम स्टे योजना के अंतर्गत रोजगार, लेकिन स्टिल क्या आप, अच्छा रविंद्र जी, आप नहीं मानते कि बेरोजगारी परेशान कर रही है लोगों को? क्या आप नहीं मानते आज की इन तस्वीरों को देखने के बाद भी क्या हालत है? क्या आपको ये पता है ना कि मतलब पर कैपिटा इनकम जो है हमारी वो कहां तक गिर गई है? जो बेरोजगारी दर सामने आती है उन पर तो विश्वास करना होगा ना आपको। बिल्कुल, आपकी बात में सच्चाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सब कुछ अच्छा है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन आप ये देखिए कि इस राज्य में जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में जो विकास का पैमाना लेके चला गया, चाहे आप इस बात को समझिए कि 4 धाम यात्रा को जो धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किया गया, इसके होने के बाद, ऑल वेदर रोड बनने के बाद, कर्णप्रयाग रेल पहुंचने के बाद, आप ये देखेंगे कि हजारों लाखों की तादाद में यार रोजगार के संसाधन जुटने शुरू हो जाएंगे। ऐसा कि मैं बिल्कुल इस बात से इनकार कर रहा हूँ, लेकिन इस और कभी भी 2014 के बाद से ये प्रयास शुरू है। इससे पहले किन्हीं भी सरकारों ने इस और प्रयास नहीं किया गया था कि इस राज्य को, जो एक सुंदर राज्य हमारा उत्तराखंड है, इसमें आगे की योजना डाइवर्ट हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप जो कह रहे हैं ना रविंद्र साहब, रविंद्र साहब, अभी आपने 2 बातें कही। सबसे पहले आपने कहा कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है ना, ये 2014 के बाद से उठना शुरू हुआ। ठीक है, 2014 के बाद से ही तो आपकी सरकार, और फिर उसके बाद आप मतलब अपनी बातों में उलझ गए कि इसके पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। तो यही तो सवाल है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आप एक तरफ कह रहे हैं स्मार्ट सिटी भी हम बना देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम कर देंगे, रोजगार पैदा होंगे। ऐसा नहीं है कि रोजगार की बात सिर्फ विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। अगर ऐसा होता तो हम मान लेते कि आपकी विपक्षी पार्टियां आप पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन बात यह है कि जनता भी ये सवाल उठा रही है, इसलिए हम ये सवाल आपसे कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा 2014 से पहले सवाल नहीं था। इसको इस तरीके से बनाया जा रहा है जैसे 2014 से पहले तो सारे के सारे रोज सबके फिट फॉर सरकारी नौकरियां थी। 2014 से पहले क्या था वो उस वक्त पूछा गया था ना, वो उस वक्त हमने कांग्रेस से पूछा था। लेकिन आप ये लगाइए कि जिस तरीके से लोग अपने व्यवसाय में भी काम कर रहे हैं, कौशल विकास योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं, मैं बार बार इस बात को कहूंगा, बहुत बड़ा आंकड़ा है, लाखों में आंकड़ा है, राज्य सरकार द्वारा भी और केंद्र सरकार द्वारा भी, लेकिन उस आंकड़े को कभी भी मानने को तैयार ही नहीं होते। आप सीधा ये मानते हैं कि जब नौकरी सरकारी निकलेगी तभी। अब आप ये बताइए कि इस राज्य में प्राइवेट सेक्टर के
को लाने के लिए कितने प्रयास हुए? आप ये लगाए ना, कौन से नए सेक्टर में किस जगह, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, पोल्यूशन है और उस चीज के बहुत सारी हमारी पाबंदियां हैं कि हम उसको किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे निर्माण करें जिससे कि यहाँ रोजगार भी बढ़े और हमारा ये जो पहाड़ का नेचर का इसको कोई नुकसान भी ना हो। इस ओर पहली बार इस पे ध्यान दिया गया कि ये धार्मिक पर्यटन हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। आज आप देखिए तो क्या है भगवान वाली रविंदर जी, एक तो आप पढ़ के नहीं आते, कुछ नहीं मालूम। सर एक मिनट सुन लो, ठीक है, पहली ऐसी सरकार है, राजेंद्र जी अगर आप इससे सवाल करो तो ये आपको जवाब नहीं देगी, आरोप लगाएगी, आपसे सबूत मांगेगी। अरे आप सवाल का जवाब दो। आज 2014 की बात मत करो यार रविंदर भाई, 2014 में हमने नहीं कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, आपने कहा। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो कहाँ गया कोयला घोटाला, कहाँ गया 2G स्पेक्ट्रम? ठीक है यार, तुम्हारा नक्शा चल रहा है। 2014 के पहले क्या हुआ वो चर्चा का विषय है, लेकिन एक अलग विषय, उस पर हम चर्चा करते हैं। गरिमा, ठीक है, अभी वक्त कम है, आप सबको यहीं पर रोकना पड़ेगा। देखिए, हम यही चाहते हैं कि बेरोजगारी दर कम हो और जो भर्तियां निकलती हैं इन पर ठीक तरह से भर्ती हो सके। वक्त की कमी है, आप सबको आज यहीं पर रोकना चाहूंगी। हमारी आज की इस चर्चा में इतना ही, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में आने के लिए और हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो सवाल यही है कि क्या जो भर्तियां निकलती हैं ये ठीक तरह से हो पाएंगी? क्या घोटाले को लेकर जो जांच समिति बनाई गई है ये ठीक तरह से जांच कर पाएगी और दोषियों को सख्त सजा मिल पाएगी? क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार के सत्ता में रहने के दौरान इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो सवाल तो खड़े ही होंगे। देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।